हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक। हमें आप लोगों को पता है जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं उनके बेटा अलग अलग सीरीज चला रखी है। बच्चों चैप्टर नंबर 5 मैटर एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों एक नया चैप्टर जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा उनको डिस्कस करेंगे। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो मैटर एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग सभी खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। चलो बेटा अपनी कॉपी में हेडिंग डालो मैटर एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। मैटर एंड मैग्नेटिज्म ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मुझे लगेंगे वो सारे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी होगी। इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक दोनों केसेस को मैं कंपेयर करवा के फॉर्मूला तुम लोगों को क्या करवाने के ट्राई करूंगा, याद करवाने के। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक। बेटा अपनी कॉपी में एक टेबल बनाओ जिसमें लिखो इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक। आज वाला टॉपिक मैग्नेटिक वाला है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको इन्हीं से ही कंपेयर करके समझाऊंगा। क्लियर है ना? एक बात बताना बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में? जो हम चार्ज की बात करते थे क्यू, इसको हम बोलते थे बच्चों चार्ज। याद रखना, चार्ज बोलते थे। यहां पे चार्ज की जगह पे एम आएगा जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। एक ही बात है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है ना? एक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, नॉर्थ या साउथ की। बच्चों क्लियर है ना? अगला फॉर्मूला सुनो, जहां पे हम क्या करते थे बताओ, क्यू की जगह पे जैसे मैं कह देता हूं यहां पे पी था, इलेक्ट डाइपोल पी, जिसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों यहां पे कैपिटल एम आएगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है ना? क्लियर करते चल रहे हैं दोनों के। ठीक है, डिफरेंस फिर फॉर्मूला समझाऊंगा। दूसरा क्या है बच्चों, इसके बाद क्या है कि ये क्या है बताओ, कैपिटल एम है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। बच्चों याद रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। इसकी क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया, आपस में इक्वेट हो गए ना। देख लेना, ये मुंह बोला जाएगा, प्लस का क्यू नॉर्थ पोल बोला जाएगा। क्लियर है ना? अब जो चीजें आपने और क्या याद रखनी है, यहां पे इनको यूज करके ना, इनको यूज करके आप लोग जितने भी फॉर्मूले उन सबको सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है ना? क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते थे, तो मान लिया एक मैग्नेट है, ठीक है, उसका ये पोल दोनों इक्वल पोल हैं। ठीक, अपोजिट हो नहीं सकते क्योंकि कोई नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होता है बेटा। एक साउथ, मान लिया साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। अगर मैं कहूं बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो क्या होता है क्यू इंटू टू ए। ये तो अगर इनके दोनों के बीच का गैप अगर 2a है बच्चों, तो आप लोगों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 2l मान लो, 2a वहां था तो l यहां मान लो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा स्मॉल m इंटू 2l। याद रखना, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन, क्यू इंटू 2a था ना, तो सेम फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई 2l। ठीक है, किसी मैग्नेट के केस में यह फॉर्मूला आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला नंबर 2। दूसरा, करंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर, मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। इसके 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, इसलिए याद रखना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर, मान लिया आप लोगों को लगे कि कोई वायर है बच्चों, सर्कल में ये रही वायर, ठीक है, इसमें करंट आई दे रखा है। कितना करंट है बच्चों, आई। और अगर इसका करंट आई है और आपसे पूछे बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, मान लिया आर इसकी रेडियस है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एम, वो होगा आई मल्टीप्लाई ए क्या होता है, एरिया, जो पाई आर स्क्वायर होगा बेटा। तो इसका मतलब आई है करंट, आई है करंट बच्चों, और ए क्या है, एरिया एनक्लोज, जो करंट जिसके चारों ओर घूम रहा है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द करंट।
एरिया एनक्लोज्ड बाय करंट। बच्चों ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, जैसे करंट सर्कल में घूम रहा है तो एरिया क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। तो जो भी करंट कैरिंग वायर होगी बच्चों, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आई इंटू ए के डायरेक्शन में। क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या, आई इंटू ए। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ किसका बताओ बच्चों, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चार्ज हम कह सकते हैं, रिवॉल्विंग चार्ज। ठीक है, तो इसका इसका m क्या आएगा, अगर मैं यहाँ m लिखता हूं तो मैग्नेटिक डाइप, अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करता है, कोई चार्ज पार्टिकल, मान लिया q चार्ज पार्टिकल r रेडियस पे, तो आपसे पूछे बताओ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका m का फॉर्मूला आएगा बेटा q v r बाई m। याद रखना बच्चों, q v r बाई m, ये आपके माइंड में क्यू वी आर बाई टू, क्यू वी आर बाई टू, सॉरी बच्चों क्यू वी आर बाई टू। क्यू क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई, प्रोटॉन है तो प्लस का ई, तो मतलब क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज, आर है जितने सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, वी क्या है कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, मान लिया बेटा उसकी स्पीड रिवॉल्व करने की वी है, तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है, आपसे पूछे कि बताओ उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो आपको वो चार्ज, उसकी स्पीड, वो रेडियस और अपॉन 2 कर देना। क्लियर। इसका एक दूसरा फॉर्मूला अगर मैं कहूं तो इसका तो क्या आता है बताओ, क्यू एल अपॉन 2m, दूसरा, और l होता है एंगुलर मोमेंटम। बच्चों याद रखना, क्योंकि m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दोगे ना, तो mvr क्या होता है, l होता है, तो l लिखो, यहां पे सारी चीजें लिखते चलो। l है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है ना। और क्या बताओ q क्या है यहाँ पे, चार्ज जो घूम रहा है, m क्या उसका मास, उसी चार्ज का मास, तो m है मास ऑफ चार्ज, बेटा लिख दो यहाँ पे मास ऑफ चार्ज। q क्या है, जो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है उसका, उसकी वैल्यू बेटा है, यानी कि चार्ज, चार्ज बेटा। क्लियर है। तो इसका मतलब आप लोगों को एक क्लियर होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूले हैं जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करवा सकते हैं आप लोगों से। 3 फॉर्मूले हैं, क्या कौन से, m इंटू 12, i इंटू ए, और बेटा QL इंटू 2m। क्लियर। इसकी यूनिट क्या होती है पता है ना, यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। देख लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट होती है। क्लियर है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट भी याद रखनी है। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बाद वहां क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई थी ना, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, सेम यहाँ पे है बेटा। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट यही कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी निकालनी है। आपको पता है बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे ई की निकाल लेते हैं। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है बस, क्या आपको याद होगा ई की वैल्यू क्या आई थी, बताओ ई की वैल्यू क्या आई थी, बताओ शाबाश। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, पी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल इक्वेटोरियल का अलग अलग था ना, मैंने आप लोगों को एक एंगल का केस करवाया था ई का, कितने बच्चों को याद है, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद होगा ना, मैंने कहा था बच्चों यहीं से याद रखना। मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो रिवीजन सीरीज का, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज का, जिसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे कि बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एट एनी एंगल वाला, एक्सियल के केस में थीटा कितने डिग्री, 0, और इक्वेटोरियल में थीटा 90। रिजल्ट आगे थे ना सारे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए सुनते जाना, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना बच्चों, वहां होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट याद होगा ना सबको, अभी तक तो कंप्लीट कर लिया होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो बेटा 1/4 पाई, और m की जगह क्या बताया था, m की जगह आता कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन r क्यूब, सेम, इनटू रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों आप लोगों को किसी एंगल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो एट एनी एंगल का केस यही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी एंगल, एट एनी एंगल। क्लियर है ना। अब जैसे एक्सियल का केस बताओ मैं,
एक्सियल का कैसे बनेगा, ये साउथ नॉर्थ है ना, तो इस पॉइंट पे की यूनिट नो हाइपोथेटिकल साउथ पोल रख दो, नॉर्थ पोल, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को नॉर्थ बोलते हैं ना, मैंने बोला अभी इक्वेट करवाया था नॉर्थ, तो ये होगा एक्सियल। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां जाऊंगा तो इक्वेटोरियल, पता है ना डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में यहाँ एक्सियल या इक्वेटोरियल, क्लियर है। और एट एनी एंगल मान लिया मैं यहां लेना चाहूँ तो एट एनी एंगल का केस होगा, क्लियर है, ये एट एनी एंगल का केस है। लो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बीच में और आर आर वेक्टर के बीच में जो पी पॉइंट है इसकी पे डायरेक्शन पूछी जाए तो ये एंगल थीटा होता है, पता है ना, ये एंगल थीटा होता है। तो इसका मतलब यहां यही अगर एक्सियल है तो थीटा 0 डिग्री, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, दोनों की वजह से, साउथ और नॉर्थ की वजह से बेटा, तो बी की वैल्यू आएगी एक्सियल केस में, इन एक्सियल केस। मोन शॉर्ट डाइपोल के लिए याद रखना, ये शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन होती है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ पे 3 कोस के थीटा कोस 0 1, तो रूट फोर कितना होता है 2, तो 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये किसका केस है, एक्सियल का। इक्वेटोरियल का क्या होगा, कोस 90 0 हो गया, तो यहाँ पे ये एम आएगा अकेला, तो इक्वेटोरियल यहाँ है ना, तो इसका मतलब ये रिजल्ट ये वाला है यहाँ पे जो आएगा, और इक्वेटोरियल का यहाँ वाला क्या होगा, यहाँ का रिजल्ट आएगा बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई आर क्यूब। सर आर क्या है, आर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेटा, इसकी आर कौन सी है, सेंटर से जो डिस्टेंस लेते हो वो आर, देखो ये आर होगा, इसकी कौन सी आर है, ये डिस्टेंस होगी, तो मतलब सेंटर से एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल की एंगल वाली के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट डाइपोल के केस में ये तीनों रिजल्ट आपको क्लियर होने चाहिए, सेम ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक का केस पड़ा था, क्लियर है ना। फर्क इतना है, वहां पे क्यू थे, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम बेटा, उनकी वजह से आपको, हाँ अगर आपसे पूछे ये क्या है बताओ, कैपिटल एम की जगह क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम इंटू 12, वेरी गुड, स्मॉल एम इंटू 12, पोल स्ट्रेंथ ये पता है ना, कैपिटल एम को क्या लिख सकते हो, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई उनके बीच का सेपरेशन, तो आप ये लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हो, यूज करना है तो यहां भी लिख सकते हो ये, और ये फॉर्मूला एट एनी एंगल का केस लोगे तो एट एनी एंगल का केस यहाँ पे भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो जो एक्सियल वाला था, क्लियर है। तो कहीं भी कैपिटल एम दिखे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां स्मॉल एम इंटू 12 लिख सकते हो, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई सेपरेशन, हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या होता है, वहां पे टॉर्क आया था ना, क्या था बताओ, पी साइन थीटा, याद है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या करवाया था बच्चों मैंने, पी साइन थीटा, वेरी गुड, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिवीजन सीरीज में देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वहां पे। तो मैं आप लोगों को कहूं कि बताओ सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, बस आप लोगों को यहाँ मैग्नेट लेनी है, डाइपोल की मैग्नेट लेनी है, तो इसका मतलब कोई मैग्नेट है, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये उसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये है बेटा। और आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, एम की डायरेक्शन, कैपिटल एम की, और ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में अगर कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो आपको पता है टॉर्क लगाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना वो लगता है स्मॉल एम इंटू बी, क्योंकि वहां पे फोर्स क्या लगता था, क्यू इंटू ई, तो क्यू की जगह यहाँ पे क्या है, स्मॉल एम है ना, तो एम इंटू बी, और हमेशा साउथ पोल उसको उल्टा चलता है, जैसे नेगेटिव उल्टा चलता था, तो यहाँ पे क्या लगा, माइनस का एम इंटू बी। तो बेटा याद रखना ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए ना, तो इसको रोटेट करेंगे तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम इंटू बी साइन थीटा, वहां पे पी साइन थीटा होता था ना, या एम क्रॉस बी, वहां पी क्रॉस ई होता था, तो एम क्रॉस बी, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क जो इसको मैग्नेट को रोटेट करवाएगा, क्लियर है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कौन से फील्ड में, यूनिफॉर्म में, आपको ये बताता, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, टॉर्क भी नॉन जीरो और फोर्स भी जीरो, फोर्स भी नॉन जीरो, यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स कितना है, जीरो है, ये और ये जोड़ के देखो बराबर आंसर आएगा, क्योंकि बी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे जीरो आएगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में मैंने बताया था टॉर्क भी नॉन जीरो और फोर्स भी नॉन जीरो, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवाया था उस टाइम पे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को करवाए थे। तो फिलहाल याद रखनी है कि ये डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, एम बी साइन थीटा टॉर्क लगा के, एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से रिलेशन याद रखने हैं। अगला क्या है, अगला है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा, डेल्टा, डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन टू रोटेट, लास्ट में बताया था ना क्या होता फॉर्मूला,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है बेटा पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यहाँ पे क्या आएगा एमबी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कि पहले कौन सा एंगल था, बाद में कौन सा हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला वहां पे क्या होता था, पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 कौन सा है इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल की पहले मैग्नेट किस साइड है, इनिशियल एंगल, ठीक है ना। व्हाट इज थीटा 2, फाइनल एंगल बेटा, कि उसको टॉर्क लगने के बाद वो किस डायरेक्शन में घूम के गई है, तो ये फाइनल एंगल। तो कहीं ना कहीं थीटा 1 और थीटा 2 टर्म यहाँ पुट करोगे, आप लोगों का क्या जाएगा बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा, होगा ना बेटा। एक फॉर्मूला और है, अगर ये मान लिया डाइपोल के अंदर यहाँ टॉर्क है ना, किसी अगर एंगल वाइज देखो टॉर्क है, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है ना बेटा। अगर प्लस का पी आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस की आ गई बेटा, तो इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मैंने वहां भी बता रखी है बातें, और अगर बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाए तो समझो कौन सा है बताओ, स्टेबल बेटा, याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव आ जाए तो अनस्टेबल, नेगेटिव आ जाए तो कौन सा होगा बच्चों, स्टेबल। कर लोगे ना, मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है सर, अगला बताओ। अगला है बच्चों, जब ये टॉर्क रोटेट करवाएगा, ठीक है ना, क्या करवाएगा ये, इसको टॉर्क रोटेट करेगा, तो यहाँ पे अगर कहीं पे कोई मैग्नेट हैंग कर रखी है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये कोई एक मैग्नेट है जो यहाँ पे ऐसे लटका रखी है, क्लियर है ना, ये इस तरह से मैग्नेट है ये, ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं मैं, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। अब मान लिया बच्चों मैं आप लोगों से कहूं सिंपली कि ये इससे सेंटर से हैंग करवा रखी है, कोई भी मैग्नेट है, जैसे एक बार मैग्नेट है उसकी तरह एक, लो बेटा ये होगा, क्लियर है, और एल टोटल लेंथ एल है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, अगर इसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, इसको क्या करेगा, रोटेट करवाएगा ना, तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा रोटेट करने का, ये ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू बी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम बी, याद रखना बेटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। आई थिंक ये चीज आई होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर के अबाउट घूमेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट बेटा, क्योंकि एक टाइप से रोड होगी ना बेटा, इनर्शिया ऑफ ए मैग्नेट। और व्हाट इज एस्मो, कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बी क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने याद रखना है कि कब ये टॉर्क लगेगा, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा, अभी डायरेक्ट फॉर्मूले अब सिखा रहा हूं, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर कोई रोड रोटेट सर्कुलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो समझ जाना उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड होता है आई बाई रूट एम बी। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट द सेंटर एक्सिस, जहां से एंकर रखी है ये सेंटर के अबाउट घूमेगी, तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, याद रहे 11th क्लास, एम एल स्क्वायर बाई 12, याद नहीं है तो बस आपको याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई का आपको पता है, टाइम पीरियड निकल जाएगा ऑसिलेट करने का, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी क्रिएट करेंगे, हो गया ना। अब है अर्थ मैग्नेटिज्म की साइड चलते हैं बेटा। अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, इंक्लिनेशन का एंगल है, और कौन सा है बताओ, एंगल ऑफ हाँ इंक्लिनेशन में ही फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, ये दैट इज कॉल्ड क्या बताओ, ये बी हॉरिजॉन्टल है ना, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा याद रखना ये बी वर्टिकल होता है, बी एच क्या होता है, बी का कोस डेल्टा, और बी वी क्या होता है, बी का साइन डेल्टा। तो याद रखना जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी मेरिडियन के ऊपर, अभी ये मत सोचना मेरिडियन सिखाएंगे सर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ओनली, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, जिसको डेल्टा बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मैंने वीडियो बना रखी है, इनके डेरिवेशन देख सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बच्चों। तो इसका मतलब डेल्टा जो आएगा दैट इज इक्वल टू बीवी इज इक्वल टू, याद रखना वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी साइन डेल्टा, ये और बेटा हॉरिजॉन्टल बी कोस डेल्टा, अगर इन दोनों का डिवाइड कर दो तो 10 डेल्टा आ जाएगा, कितना, बीवी बाई बी एच, याद रखना बेटा। तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए
इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, डिप भी बोल सकते हो, डिप बेटा याद रखना है कि बात है, एंगल ऑफ डिप बोलो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो, BV/BH, क्लियर है ना। अब अगला पॉइंट है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो क्या करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट कर दो। ये दो फॉर्मूले आपने अर्थ मैग्नेटिज्म में याद रखने हैं कि भाई बताओ बच्चों कि टेन डेल्टा, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें कैसे किसी जगह पे अर्थ मैग्नेटिज्म में, तो ये टॉपिक भी आपको अपने माइंड में फॉर्मूला वाइज याद रखना है, कर लोगे ना। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, आपको फिलहाल अपनी माइंड में फॉर्मूले याद रखनी है। अगला है बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन बेटा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है ना। अभी समझाऊंगा नहीं ये क्या है, आप समझ लेना। मुझे लगता है कि जो अगर आप फॉर्मूले पढ़ रहे होगे तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर होता है 1 प्लस में काई एम, याद रखना। ये होती है ससेप्टिबिलिटी, ये होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, इनके बीच में रिलेशन होता है बेटा जो आपको याद रखना है। और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ, मतलब ससेप्टिबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दोनों के रेशियो को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों। इसमें कहीं ना कहीं आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा सकता है बोर्ड लेवल पे, क्लियर है ना, या जेईई मेन या जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन होता है। ये रिलेटिव परमेबिलिटी मीडियम टू द परमेबिलिटी इन वैक्यूम, और ये होता है इंटेंसिटी ऑफ क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कर लोगे ना। तो ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। और क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है, फेरोमैग्नेटिक में बेटा एक फॉर्मूला ये होता है बस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है, फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम, तो वो होता है बेटा C अपॉन में T माइनस TC, याद रखना। टी क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट, टीसी क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर, तो टी क्या होता है, गिवन टेम्परेचर। तो इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि सी क्यूरी कांस्टेंट, टीसी क्यूरी टेम्परेचर। आपको पता है ना, फेरो पैरा में बदल सकता है, पैरा फेरो में बदल सकता है। ये क्यूरी टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर को क्या कर दोगे ज्यादा, तो ये डोमेन्स ब्रेक हो जाते हैं। आपको पता है फेरो कन्वर्टेड इनटू पैरा, अगर टी बहुत ज्यादा हो टीसी से तो समझ जाना पैरा में कन्वर्ट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सी अपॉन टी, बेटा याद रखना सी अपॉन टी, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये कंडीशंस, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सी अपॉन टी माइनस टी सी और सी बाई टी, अगर टी बहुत ग्रेटर है तो इसको इग्नोर कर सकते हो बेटा। क्यूरी टेम्परेचर को लिख देता हूं, सी होता है क्यूरी कांस्टेंट, और बेटा टीसी क्या होता है बताओ, क्यूरी टेम्परेचर, क्लियर ना। आपको पता है जब गिवन टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो फेरो के लिए फॉर्मूला, ये पैरा के लिए लिखो, ये पैरामैग्नेटिक के लिए और ये किसके लिए बच्चों बताओ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो ये फॉर्मूला सी अपॉन, ये फॉर्मूला पैरा के लिए बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके माइंड में होने चाहिए फॉर्मूले, कर लोगे ना। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, बहुत ही सिंपल है। आप लोग इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल ट्राई करोगे ना, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। बस कंडीशन होनी चाहिए कि आप लोग इन फॉर्मूले को अपने माइंड में होल्ड करके रखोगे। कब तक, जब तक आपका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह पे नहीं हो जाता। याद रखोगे ना बच्चों, मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, यू ऑल आर गुड, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।